राहुल ने घर आकर अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। राहुल ने कहा, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरी मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने मेरे बाद मेरी मम्मी पापा का हालत नौकर से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। अपनी बेटी की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं, समझी तुम? अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से, राहुल ने तमक कर कहा। राहुल अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और वह दिन याद करने लगा। वह दिन जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी माँ का हार्ट अटैक आया था, तो शर्मा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन शर्मा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतने सारे पैसे एक बार में जमा कर इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे राहुल को फ़ोन किया। हेलो बेटा राहुल, मैं पापा बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ का हार्ट अटैक आया है। राहुल सुनकर भौचक्का रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो बस। डॉक्टर ने मुझे 50,000 मांगे हैं। राहुल नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ। नहीं पापा, आप डॉक्टर से कहो कि इलाज शुरू करें, मैं अभी पहुँच रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राहुल परेशान होकर अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो राहुल, तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली के बेटे का बर्थडे है, हमें वहाँ जाना है, 5 स्टार में पार्टी रखी है। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और राहुल, तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियाँ लगी रहती हैं। प्रीति राहुल के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। राहुल ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ जिंदगी और मौत से खेल रही है, हॉस्पिटल में भर्ती है और तुमको पार्टी में जाने की पड़ी है। तुम मत जाओ, लेकिन मैं अपने माँ और पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? राहुल तुरंत सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़ लगा लिया। रोते हुए पापा बोले, बेटा देखो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई। पापा मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और राहुल ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें एक चेयर पर बिठा दिया। राहुल अपने पापा का हाथ पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। राहुल जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लगे, लेकिन मेरी माँ का इलाज बहुत अच्छे से होना चाहिए। डॉक्टर ने राहुल को दिलासा देते हुए कहा, राहुल जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मम्मी को बचाने की। और डॉक्टर मिताली जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में मिताली जी पूरी तरह ठीक हो गई। राहुल अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर ले आया और कुछ दिन राहुल वहीं रहकर उनकी सेवा करने लगा। लेकिन काम की वजह से उस पर फ़ोन आ रहे थे, तो शर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करे, अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम अब अपने काम पर लौट जाओ, तुम्हारा ऐसे बैठे रहने से तो नहीं चलेगा ना।
राहुल ने तब तो हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन राहुल के हाथ में 2 बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा, इसमें क्या है? कोई सामान लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है। आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर। नहीं बेटा, हम यहीं सही हैं और तुम हमसे मिलते आते रहना। हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते हो बेटा कि बहू हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। शर्मा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। पर आप दोनों को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे की इतनी जिद करने पर मिताली जी और शर्मा जी दोनों बेटे के साथ शहर चले गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख प्रीति का गुस्सा 7वां आसमान पर चढ़ गया। मिताली जी अपने बहू को देखकर अपनी कदम चौखट पर रख ही नहीं रही थी। तो राहुल मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा, ये आपका ही घर है। बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। और राहुल ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर मिताली जी और शर्मा जी भावुक हो गए। पापा, मैंने जब यह खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से बनाया था। हर चीज़ आपकी पसंद की रखी थी। बेटे का इतना प्यार देखकर दोनों ने राहुल को गले लगाया। पापा, अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ। अपने पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर आया, प्रीति राहुल का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? जुबान संभाल कर बोलो, मेरे मम्मी पापा हैं और वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपनी मम्मी पापा की देखभाल करने के लिए। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी पापा को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल के मम्मी पापा तो घर आ गए थे, लेकिन दोनों को देख प्रीति हमेशा चिड़चिड़ाती थी। एक दिन राहुल को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। राहुल ने एक मेड पापा के लिए रख लिया था और उसे सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। राहुल बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ। मिताली जी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा और राहुल मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही प्रीति हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई होती है। इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बनाकर रखा है। अरे मेरे मायके में तो इनको कोई नौकर भी ना रखे। गवार कहीं के, न पहनने की तमीज़ है न खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते हैं। बहू ने घर के नौकर को बेटे के जाते ही प्रीति दनदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गए मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी, थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो जाएगा तो आपको ही तकलीफ होगी। प्रीति तमक कर बोली, मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाइए। बेटा, तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर मिताली जी से यह सब नहीं होगा। हाँ, आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने को ही आए हैं ना, बस काम को कह दो तो 2 बहाने लगा देते हैं। प्रीति मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, यह पकड़िए थैला, सब्जी लेकर आइए, और हाँ, सब्जी लाकर रसोई में धो कर रख देना। शर्मा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दिया। बेटा, मैंने सब्जी रसोई में धोकर रख दिया है। सुबह सुबह सब्जी लाने में हाथ पैर सुन हो जाते हैं। 2 कप चाय बना दो बेटा। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा। जाइए खुद बना लीजिए।
बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। शर्मा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। मिताली जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। तुम चाय पियो और सब भूल जाओ मिताली जी। हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिताली जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो शर्मा जी ने खुद ही खाना बनाया और मिताली जी को भी खिलाया। मिताली जी से अब काम नहीं होता था क्योंकि कमजोरी की वजह से उनका पूरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। हाथ पैर में अब ज़्यादा दर्द ही होने लगा था। जोड़ों में हमेशा दर्द रहता था। बहू कमरे में से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, यह क्या है? आप लोगों को जरा भी तमीज़ नहीं है। पूरी सामान और सब्जी किचन में फैला रखा है। गंवार कहीं के। पूरी रसोई मुझे साफ चाहिए, अभी के अभी। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। शर्मा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद कर दूंगा। रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कह बहू वहाँ से चली गई। बेचारे शर्मा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ किए। कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था तो शाम को ही वह खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हालचाल पूछने के लिए रोज़ सुबह शाम फ़ोन करता, मगर शर्मा जी और मिताली जी अपने बेटे की बहू से शिकायत नहीं करते। अगली सुबह 200 रुपये सब्जी लाने के लिए बहू देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर आना। शर्मा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने शर्मा जी को थैला पकड़ा दिया। अच्छा भाई, एक काम करो, एक कागज़ पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी, कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज़ के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिया। शर्मा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम और वज़न पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे बाबूजी को इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी तो उन्होंने वहां रुककर 10 रुपए की चाय पी ली थी। थोड़ी देर बाद पास जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेके और बेचारे फिर चल दिए। सब्जी का थैला लेकर इतनी ठंड में सब्जी लाकर आए कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कट जाएंगे। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुँचे। रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी तो सोकर ही नहीं उठी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे पता था, चोरी तो जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। बाबूजी, सब्जी में से 10 रुपये बचे थे, वो कहाँ गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ उससे बिना इजाज़त नहीं लेनी चाहिए? कहाँ है बाकी के पैसे? बाबूजी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, बेटा बहुत ठंड लग रही थी तो रास्ते में मैंने 10 रुपये की चाय पी ली थी। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारी नाक में दम कर रखा है आप लोगों ने। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई। बेटे के खातिर सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी अपना और अपनी पत्नी की चाय नाश्ता खुद बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई। तब बाबूजी मिताली जी के लिए खीर बना रहे थे। प्रीति ने अपनी सहेली से कहा, अरे तू मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती? क्यों नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चलकर बातें करते हैं। प्रीति ज्योति का हाथ पकड़कर
तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उसकी नज़र ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि बाबूजी वहाँ पहुँच गए। बहू, मुझे चीनी का डब्बा नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया कीजिए, समझ नहीं आता क्या? अब जाइए यहाँ से। प्रीति बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। ज्योति ने पूछा, कौन है यह इतने बुजुर्ग आदमी? पहले तो कभी तुम्हारे घर पर इसे नहीं देखा। अरे कुछ नहीं यार, यह नया नौकर है, अभी नया नया आया है ना, तो इससे कुछ पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू ने आवाज़ दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर आओ जल्दी। बाबूजी ने अपने आंसू पोंछे और कॉफ़ी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहाँ से वापस आए और अपनी पत्नी के लिए खीर बनाकर लेकर चले गए। क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी? अरे कुछ नहीं, तुम खीर खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई, अगर कॉफ़ी बनाने नहीं आती तो बता नहीं सकते थे? मुंह का सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? मिताली जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। अब चुप रहिए, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कह बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर मिताली जी रोने लगी। और तुम बात करो या मत करो, देखो अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ इसमें बुरा क्या है? तुम ही तो कहती थी कि आदमी के हाथ पैर चलते रहना चाहिए वरना उसका शरीर जाम हो जाता है। ऐसा शर्मा जी ने मिताली जी का मन बहलाते हुए कहा। और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती है। बाबूजी ने मिताली जी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल ओढ़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मम्मी पापा कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में राहुल तोड़ कर गया। माँ के पैर छूते बोला, अरे माँ कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को देखकर मिताली जी की आंखें भर आई। देखो तो मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नई साड़ी, शॉल। अब बाबूजी कहाँ है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रहे। रोते रोते माँ ने अपने बेटे से सब बता दिया। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। ये देख राहुल की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। हाँ, तभी प्रीति भी वहाँ घर पहुँच गई थी और राहुल को देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। अरे राहुल, तुमने तो बोला था कि तुम 6 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? प्रीति जैसे ही राहुल के पास आने लगी, राहुल ने एक जोरदार तमाचा प्रीति के गाल पर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? ये घर उनके बेटे का है, तुम उसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। राहुल ने प्रीति के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मैंने सोचा था तुम कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपनी मम्मी पापा की तरह प्यार दोगी, क्योंकि मुझे लगता था कि नए रिश्तों में समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी पापा पर अत्याचार किया, उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपनी बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं, समझी तुम? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से अभी के अभी। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रीति रोते हुए राहुल के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। राहुल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने माता पिता जिसने मुझे जन्म दिया उसका अपमान तुम्हारे लिए करता रहूँगा, उनको अकेला छोड़ दूँ। मैंने सोचा था कभी ना कभी
तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को भी बिखेर कर रख देती हो। देखो मेरी मम्मी पापा को, अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, और तुमने मेरी मम्मी पापा की हालत बद से बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर राहुल अपनी मम्मी पापा के पैरों में बैठ माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रीति भी मिताली जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मिताली जी बोली, बेटा माफ़ कर दे अब बहू को, किसके घर लड़ाई झगड़े नहीं होते। राहुल ने उनकी एक ना सुनी और प्रीति का हाथ पकड़कर उसके घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने राहुल को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज प्रीति को माफ़ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ जानवर जैसा बर्ताव करती हैं उनको कभी भी सबक नहीं मिलेगा। दोस्तों सच में यह स्टोरी मेरे दिल को छू गई है। क्या आपके दिल को छू गई है? अगर छू गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।